तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोग की। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो हम लोग बच्चों क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे गुरुत्वाकर्षण के नियम। हमने क्या क्या पढ़ा दिया था इसमें? हमने पढ़ा दिया था, पहले तो मैंने बताया था इसकी गुरुत्वाकर्षण की मेन परिभाषा क्या बताई थी कि अगर कोई वस्तु ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे क्यों आती है, इसके विषय मैंने बता दिया था। इसके बाद बताया था अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है, ऊपर जाने पर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कितना होगा। अगर मैं बता देता हूँ, पहले बताया था गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बताया था, उसके बाद बताया था कोई पृथ्वी है, अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है, ऊपर जाने पर यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण कितना होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जैसे ये पृथ्वी हो गई अपनी, इस पृथ्वी पर पृथ्वी की तल से नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण कितना होगा। उसके बाद मैंने केपलर के नियम बताए थे। केपलर के कितने नियम होते हैं? केपलर के 3 नियम होते हैं, ठीक। तो ऐसे ही मैंने पहले बताया था, गुरुत्वाकर्षण की मेन परिभाषा बताई, उसके बाद मैंने केपलर के नियम बताए। उसके बाद अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, ये सारी चीजें मैंने बता दी थी। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं, ठीक। तो एक बार मैं रिवीजन आपको करवा दे रहा हूँ। क्या क्या पढ़ाया था मैंने आपको? सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की मैंने परिभाषा क्या बताई थी? ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, प्रत्येक वस्तु आकर्षण बल से पृथ्वी मतलब उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, कोई भी वस्तु हो, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बताया था? उसके बाद मैंने ग्रहों की गति के बारे में बताई थी कि कोई भी ग्रह है सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है, कोई भी ग्रह हो, जैसे मान लो मंगल मान लो या पृथ्वी मान लो, शुक्र मान लो, बुध मान लो, ये जैसे सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है तो वो कितने दिन में लगाता है, कैसे चक्कर लगाता है, इसके विषय मैंने बताया था, ठीक। उसके बाद ये मैं सब बताए थे। उसके बाद मैंने क्या बताया था, कितने दिन में चक्कर लगाता है। जैसे बुध है अपना तो 88 दिन में लगाता है, शुक्र है वो 225 दिन में लगाता है, पृथ्वी है 365 दिन में लगाता है, मंगल है 687 दिन में लगाता है, बृहस्पति है 11 वर्ष 86 दिन में लगाता है, शनि है 29 वर्ष में लगाता है, यूरेनस 84 वर्ष में लगाता है, नेपच्यून जो होता है 165 दिन में लगाता है और प्लूटो जो तुम्हारा है वो 248 दिन में 48 वर्ष में एक चक्कर लगाता है, समझ गए। इसके विषय में बताया था। उसके बाद केपलर के मैंने 3 नियम बताए थे। केपलर के कौन कौन से नियम होते हैं? केपलर का पहला नियम क्या होता है? पहला नियम केपलर का ये होता है कि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी के चारों ओर घूम या कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो हमेशा दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ये केपलर का क्या है? फर्स्ट नियम होता है। सेकंड नियम मैंने क्या बताया था कि कोई भी ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो ये मान लो जैसे पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर टी समय में यक्ष से वायु दूरी पहुंची तो उसका जो क्षेत्रफल होगा, उसके बाद पृथ्वी मान लीजिए अब ए से बी दूरी पर टी समय में उतने समय में पहुंची तो उसका जो क्षेत्रफल होगा दोनों का क्षेत्रफल समान होगा। जैसे ये है, मान लो पृथ्वी पहले यहाँ से यहाँ पहुंची, पृथ्वी यहाँ से यहाँ पहुंची तो ये वाला जो क्षेत्रफल है, और उसके बाद पृथ्वी मान लिया इस जगह थी, पृथ्वी पहले यहाँ पे थी, यहाँ से अब यहाँ पर आ गई तो जो ये वाला क्षेत्रफल होगा दोनों क्षेत्रफल समान होंगे। ये केपलर का सेकंड नियम होता है। केपलर का थर्ड नियम क्या होता है? टी स्क्वायर बराबर आर क्यूब। टी क्या होता है? वस्तु का परिक्रमण काल होता है। किसी ग्रह का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है वो होता है टी आवर्त काल होता है। उसके बाद ए क्या होता है? ए होता है किसी ग्रह पृथ्वी से किसी ग्रह से सूर्य तक की दूरी को क्या बोलते हैं? ए से उसको व्यक्त किया। उसके बाद हमने क्या पढ़ाया था? उसके बाद मैंने बताया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या बताया था? G बराबर F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें G क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक। और उसके बाद m1 m2 क्या होता है? m1 m2 होता है पहले पिंड का द्रव्यमान बटे दूसरे पिंड का द्रव्यमान। मतलब अगर मान लिया ये कोई सूर्य है तो ये मान लो एक पिंड ये हो गया, एक पिंड ये हो गया, इन दोनों के बीच में आपको अगर निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल तो F बराबर क्या निकलेगा? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर।
होगा। तो m1 क्या होता है, इस पिंड का द्रव्यमान, m2 क्या होता है, इस पिंड का द्रव्यमान, r क्या होता है, इन दोनों पिंड के बीच की दूरी, और ये g क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये होता है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, मैं एक बार सारा रिवीजन इसमें करवा दे रहा हूँ ताकि बार बार आप पढ़ेंगे तो, कहते नहीं, अगर किसी चीज को बार बार पढ़ते रहो तो जाहिर सी बात तो याद हो ही जाएगी। ठीक, तो वही चीज में लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या बताया, इसका जो मात्रक विमा कैसे क्या निकला ये बताया था, F बराबर G_m1m2/r² होता है। उसके बाद मैंने ये पढ़ाया था। उसके बाद इसके कुछ मान बताए थे कि जो स्थिरांक के मान बताए थे। F क्या होता है, F होता है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कैपिटल G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। उसके बाद m1 m2 क्या होता है, दोनों पिंड के द्रव्यमान होते हैं। उसके बाद r क्या होता है, दोनों पिंड के बीच की दूरी होती है। और कैपिटल G होता है तुम्हारा स्थिरांक, इसका मान कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻11। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने गुरुत्वीय त्वरण बताया था, F बराबर mg बताया था। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया था कि कोई पिंड या कोई भी ग्रह सूर्य के जैसे चक्कर लगा रहा है तो ऊपर जाने पर, उसके ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा। ठीक, उसके विषय में बताया था। तो ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण, हाँ ये संबंध पहले बताया। संबंध क्या होगा, स्मॉल g बराबर कैपिटल G इंटू me/r²। me क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, इस वजह से उसको मैंने me लिखा, नहीं तो m लिखता है। ठीक है। उसके बाद पृथ्वी के तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होगा, तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा G डैश बराबर G इंटू r/r प्लस h का होल स्क्वायर, ये होगा। ठीक, इसको भी मैंने पढ़ा रखा है। इसके बाद पृथ्वी तल से नीचे जाने पर कितना होगा, नीचे जाने पर तुम्हारा होगा ये GD बराबर Gm/r-d। ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद अब आज कहाँ से स्टार्ट करना है, आज हम लोग को स्टार्ट करना है कि कोई भी ग्रह है, जैसे बोलते हैं कैप्लर के फर्स्ट नियम क्या बताया था मैंने, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाता है, चक्कर लगा रहा है। तो अब इस जाहिर सी बात इसकी कुछ चाल होगी, कुछ इसका वेग होगा, किस वेग से घूम रहा होगा, सारी चीजें निकालने के लिए कैसे क्या निकाला जाता है। तो पहले ये बताते हैं कि ये कच्छी चाल क्या होती है। ये कच्छी चाल क्या होती है, कच्छी चाल वह होती है किसी उपग्रह का वह न्यूनतम चाल, ठीक, वह न्यूनतम चाल जिसके कारण वह किसी ग्रह या पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति करता रहता है। वह न्यूनतम वेग जिससे कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस नियत वेग से पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, उसी को बोलते हैं कच्छी चाल। अच्छा, कच्छी चाल का मतलब, कच्छी चाल के नाम से समझ में आ रहा होगा, कच्छी मतलब किसी कच्छ पे, किसी अक्ष पे, इस अक्ष पे ये सैटेलाइट घूम रहा है। ठीक, तो पृथ्वी क्या हुआ, ये एक प्रकार से ग्रह हुआ। ठीक, सैटेलाइट क्या हुआ, ये तुम्हारा एक प्रकार का उपग्रह हुआ। तो जो उपग्रह तुम्हारा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो ये किसी न किसी वेग से घूम रहा होगा ना। मान लिया हमने कि वो वीवो वेग से घूम रहा है। ठीक, वीवो मतलब कच्छी चाल से घूम रहा है। वह न्यूनतम चाल जिसके कारण वह ग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ में निरंतर गति करता रहता है, हमेशा गति करता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, हमेशा गति करता रहता है। इसी को बोलते हैं कच्छी चाल। समझ गए, तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ले लिया, जल्दी से नोट कर लिए जल्दी से।
इसमें बहुत सारी चीजें होती है, इसका पलायन वेग होता है, कुछ ना कुछ वेग होता है, ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें आज ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, कल तो फिलहाल नहीं हो पाया था, बट आज कोशिश करूंगा ये खत्म हो जाए, समझ गए। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, बारिश हो रही फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही है, समझे। हो गया, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। अच्छा, कच्छी चाल, कच्छी वेग या कच्छी चाल, वह चाल बराबर फार्मूला पढ़ाया था मैं जब चाल दूरी समय चैप्टर पढ़ा रहा था, तब मैं चाल बराबर दूरी बटे समय एक फार्मूला बताया था। वैसे ये तुम्हारी कच्छी चाल है, तो कच्छी चाल के लिए कच्छी चाल आपको निकालना है। इसको निकालना कैसे है, आपको गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से निकालना है आपको, ठीक। तो पहले इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, फिर इसको निकाला जाए, समझे। ये कौन सा पेज खुल गया भाई, ये वाला पेज था, ठीक। इसके लिए आपको निकालना है क्या, पृथ्वी की कच्छी चाल आपको निकालनी। तो कच्छी चाल कैसे निकालेंगे, कच्ची चाल ऐसे निकालेंगे, जैसे मान लिया क्या कहते हैं, ये अपनी हरी भरी पृथ्वी हो गई, ठीक। ये क्या है, ये हरी भरी पृथ्वी हो गई अपनी, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक। इस पृथ्वी के चारों ओर, इस पृथ्वी के चारों ओर मान लिया हमने, ये एक तुम्हारा सैटेलाइट हो गया, क्या है, ये एक तुम्हारा सैटेलाइट हो गया, ठीक। ये सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ में घूम रहा है। तो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, इसमें कुछ बल लगेगा, किस गति से घूम रहा है वो गति आपको निकालना है, उस गति का नाम होता है कच्छी वेग, कच्छी वेग या कच्छी चाल, ठीक। तो इस वेग को, चाल को निकालने के लिए, अब जाहिर सी बात घूम रहा है तो इस पर कुछ अभिकेंद्री बल एक अंदर की ओर कार्य करता है, बाहर की ओर अपकेंद्री बल कार्य करता है। अंदर की ओर अभिकेंद्री, इसको बोलते हैं अभिकेंद्री, अभिकेंद्री बल, ठीक। और जो बाहर की ओर कार्य करता है उसको बोलते हैं अपकेंद्री बल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ठीक। ये हो गया। तो जब एक बाहर की ओर लग रहा है, एक अंदर की ओर लग रहा है, ठीक। और दोनों, ये एक सैटेलाइट हो गया, तो इसका द्रव्यमान हमने m1 मान लिया, m मान लिया, और पृथ्वी का द्रव्यमान me मान लिया। पृथ्वी की त्रिज्या हमने re मान ली, और टोटल मान लिए h दूरी पर है, h मान लिया, टोटल हो गई r प्लस h हो गई। तो अब ये दिमाग लगाइए कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एफ ई मान लिया। उसके बाद सैटेलाइट का मैंने मान लिया कुछ, सैटेलाइट का मैंने एफ आर मान लिया, आर ये एच दूरी पर मान लिया। दोनों बराबर होंगे, होंगे ना, जितना ये होगा इतना ये भी होगा, क्योंकि जो अभिकेंद्री बल होता है अपकेंद्री बल के हमेशा बराबर होते हैं। मैंने पीछे चैप्टर पढ़ा रखा है आपको, ठीक। क्यों बराबर होता है, कैसे बराबर बता रखा है। अब इसके लिए क्या होगा फार्मूला, पृथ्वी के लिए जी एम ई एम अपान आर स्क्वायर होगा। उसके बाद ये अपकेंद्री बल, ये क्या है, अपकेंद्री बल, बाहर की ओर जो लग रहा है, बाहर की ओर क्या बल लग रहा है, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल का फार्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपान आर, ठीक। इस आर से ये आर कैंसिल हो गया, इस एम से ये एम कैंसिल हो गया, ठीक। अब इसको निकाल दीजिए, तो वी स्क्वायर बराबर क्या होगा, जी एम ई बटे आर। अब ये लगा हुआ है तुम्हारा स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर हटा दीजिए आप, ठीक। थोड़ा सा हटा दिया जाए, जब अंडर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर अंडर रूट जी एम ई अपान आर। ये तुम्हारा निकल आया क्या, पृथ्वी का पलायन वेग, सॉरी पृथ्वी का कच्छी वेग। मतलब इस वेग से पृथ्वी के चारों ओर वह पिंड या वह उपग्रह घूम रहा है, समझ गए। तो इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अगर घूम रहा है
तो वो हमेशा v बराबर अंडर रूट GME/r वेग से घूम रहा है। समझ गए, ये इसका वेग निकल आया। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक, मैं कहाँ पर क्या निकालना था आपको, कच्ची चाल परिभाषा होगी, कच्ची वेग निकालना है, कच्ची चाल आपको निकालना है। कच्ची क्या चाल क्या होगी, मैंने क्या बताया कच्ची चाल क्या होती है। कच्ची चाल वह चाल होती है जैसे कोई पिंड, कोई या फिर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाती है उसको बोलते हैं कच्ची वेग या कच्ची चाल। या फिर बोल सकते हो जिस नियत वेग से, नियत का मतलब उसका वेग हमेशा समान रहता है, जितना वेग, जैसे मान लीजिए सैटेलाइट है, तो ये जो सैटेलाइट है जितना वेग यहाँ पर होगा उतना ही वेग यहाँ पर भी होगा, और उतना ही वेग यहाँ पर होगा उतना ही वेग यहाँ पर होगा। तो जिस नियत, इसी को बोलते हैं, अगर हर एक जगह वेग नियत है, विचाल समान है, तो उसको बोलते हैं वेग नियत या चाल नियत। ठीक, तो पृथ्वी क्या होगा, पृथ्वी, या फिर बोल सकते हो क्या कहते हैं, कोई भी उपग्रह सूर्य के चारों, पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से, जिस नियत वेग से चक्कर लगा रहा है उसको उसका कच्ची वेग कहते हैं। समझ गए, तो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से। तो वही मैं निकाला ना अभी, VO बराबर GME/r, ये निकाला था, इसको फट से आप नोट कर लीजिए। हो गया, अच्छा इसमें एक चीज और है अभी। ठीक है, जैसे मैंने क्या पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये आर क्या है इसमें, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये आर क्या है तो आप क्या बताएंगे, आर क्या है। आर होती है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक, और उसके बाद जहां पर ये सैटेलाइट घूम रहा है, पृथ्वी की त्रिज्या तुम्हारी आर ही हो गई, और पृथ्वी की सतह से जितने ऊपर वो सैटेलाइट उड़ रहा वो ऊंचाई, दोनों को ऐड कर दो वो होती है यार। मतलब कहने का, पृथ्वी की त्रिज्या हमने आर ही मानी थी, कैपिटल स्मॉल आर बराबर क्या होगा, स्मॉल आर बराबर हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या हमने मानी आर ही, और पृथ्वी की सतह से कितने ऊपर घूम रही है मान लिया हमने, घूम लिया h ऊंचाई पर घूम रही, तो ये हो गया आर। तो ये आर उठा करके यहाँ पर जब रख देंगे तो ये निकल आएगा आपका, यहाँ पर लिख देते हैं v बराबर अंडर रूट GME/RE प्लस का h। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक, ये होता है आपका आर। क्या होता है ये क्लियर कर लेना कि आर क्या होता है। स्मॉल आर क्या होता है, पृथ्वी की जितनी त्रिज्या होती है उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जितने ऊपर घूम रहा है तो वो दोनों की त्रिज्या होती है, दोनों की जो दूरी होती है। मतलब कहने का, पहले पिंड से, पहला पिंड मैंने माना पृथ्वी, दूसरा पिंड मैंने क्या माना सैटेलाइट, दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल आर बोलते हैं। ठीक, अब क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। तो वही चीज तुम्हारा ये दे रखा था ये। ठीक, ये नोट हो गया। इसके बाद अब बढ़ते हैं, इसका परिक्रमण काल क्या होता है, थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। पृथ्वी का परिक्रमण काल क्या होता है। परिक्रमण काल का मतलब पहले समझते हैं परिक्रमण काल होता क्या है। ठीक, परिक्रमण काल क्या होता है पहले ये तो बताएं। परिक्रमण काल वो होता है कि जैसे ये सैटेलाइट है तो इस पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी का जितनी देर में एक चक्कर लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर जितनी देर में एक चक्कर लगाता है उसी को बोलते हैं उसका परिक्रमण काल। ये उसी को बोलते हैं परिक्रमण काल। तो परिक्रमण काल क्या बोलेंगे, परिक्रमण काल वह दूरी होती है जिससे कोई भी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर जिस नियत वेग से, एक नियत वेग से घूम रही है, तो जितने समय में एक चक्कर लगाता है
उसी को बोलते हैं उसका परिक्रमण काल। तो अगर इसका डेरिवेशन निकाला जाए तो डेरिवेशन इसका क्या होगा, आइए सॉल्व करते हैं एक बार। हमने क्या किया, ये मान लिया हमारी अच्छी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी अपने जानते हो कितनी अच्छी है, ठीक, बट यहाँ के रहने वाले लोग अच्छे नहीं है। बाकी पृथ्वी तो अपनी बहुत सुंदर है। ये तुम्हारी होगी पृथ्वी, ठीक, क्या है ये, पृथ्वी हो गई है, ये पृथ्वी हो गई। और पृथ्वी से मान लिया हमने h ऊंचाई पर ये यहाँ पर क्या घूम रहा है, सैटेलाइट घूम रहा है। ये तुम्हारा सैटेलाइट ऐसे 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 ये तुम्हारा सैटेलाइट घूम रहा है, ठीक। तो कह रहा है इस सैटेलाइट का परिक्रमण, मतलब परिक्रमण काल का मतलब ये सैटेलाइट यहाँ से अगर चल रहा है तो एक चक्कर लगाने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। तो जितना समय लगता है वही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी जो फार्मूला यूज किया उसी से निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो आइए चलते हैं, निकाल के आपको दिखाते हैं, ठीक। थोड़ा सा पेन पतला कर लिया, जब बहुत मोटा हो गया, ठीक। आइए स्टार्ट करते हैं फिर। तो कैसे निकालेंगे इसको निकालेंगे, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, Fg। उसके बाद ये क्या होगा, Fr होगा, सॉरी ये होगा Fe। और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कैपिटल G m1 m2 अपान r² होगा। उसके बाद अब केंद्रीय बल कार्य करता, जैसे अभी आपने कक्षीय वेग निकाला है वैसे सेम टू सेम निकाला जाएगा। तो बाहर की ओर क्या काम करता है, अब केंद्रीय बल, ये बाहर की ओर काम करता है। तो अब केंद्रीय बल का मान क्या होगा, mv² अपान r। m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ये m ही है, ठीक। m से m कैंसिल हो गया, ये r से स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, v² बराबर gme अपान r। ये हो गया, ये तुम्हारा अंडर रूट में आ गया, जब स्क्वायर था ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। ये निकला है तुम्हारा, क्या निकला, ये तुम्हारा निकला है कक्षीय चाल। अब आपको निकालना क्या है, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल मैंने क्या बताया कि वह परिक्रमण काल वह काल होता है जिससे पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं उसका परिक्रमण काल। या फिर ये बोल सकते हो किसी भी ग्रह का कोई भी उपग्रह अगर चक्कर लगा रहा है तो जितने समय में एक चक्कर लगा लेता है उसका बोलते हैं परिक्रमण काल, ठीक। परिक्रमण काल की परिभाषा समझ में आ गई। परिक्रमण काल आपको निकालना है। परिक्रमण काल का कैसे निकालेंगे, ये तुम्हारा v निकल आया। अब एक फार्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, चाल बराबर दूरी बटे समय, जब आप बताया था तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो जाएगा। अच्छा दूरी क्या होती है, दूरी तुम्हारी यही तो होगी कि यहाँ तुम्हारा पिंड, यहाँ कोई उपग्रह तुम्हारा यहाँ से ऐसे चला तो एक पूरा चक्कर लगाया ना, तो एक पूरा चक्कर लगाने में मतलब वृत्त की पूरी परिधि के बराबर हुआ ना। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr, ठीक। तो ये समय हो गया t, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr बटे चाल। ये तुम्हारा चाल निकला, एक अच्छी चाल तुम्हारी चालित निकली। यहाँ पे लिख दीजिए क्या लिखा है, gme अपान r, ये आया। उसके बाद इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, t बराबर 2π बाहर कर लिया हमने, अंडर रूट में क्या आया r³ बटे gme। ये तुम्हारा परिक्रमण काल निकल रहा है। परिक्रमण काल क्या होता है, t बराबर 2π अंडर रूट r³ अपान gme। ये तुम्हारा परिक्रमण काल निकल आया, समझ गए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। पूरा समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो परिक्रमण काल क्या होता है, परिक्रमण काल वह काल होता है जिससे कोई भी उपग्रह किसी ग्रह का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं उस ग्रह का परिक्रमण काल। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मान लिया आप एक लड़के हैं और आप किसी लड़की के चारों ओर घूम रहे हैं, मान लिया एक पूरा चक्कर लगाने में
एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगा उसी को बोलते हैं क्या, परिक्रमण काल। ठीक, मान लिया ये तुम्हारी महिला मित्र खड़ी हुई है, ठीक, खड़ी है ये, और आप यहाँ पर हैं, आप सोच रहे हैं कि महिला मित्र के पास चले जाए, लेकिन आप डर रहे हैं और ऐसे ऐसे वैसे ऐसे बार बार चक्कर लगा रहे हैं उसके आसपास। अब उसके पास जब चक्कर लगा रहे हैं तो पूरा चक्कर तो लगा नहीं पा रहे हैं आप, तो एक पूरा चक्कर यहाँ से, मान लो यहाँ से आप चले ऐसे एक पूरा चक्कर लगा डाला, लेकिन उसके पास तक नहीं पहुंच पाए। जब एक चक्कर को लगाया तो इस पूरे एक चक्कर लगाने को इसी को बोलते हैं तुम्हें क्या, परिक्रमण काल। परिक्रमण। अब समझ में आया कि पूरा सिर्फ और सिर्फ एक चक्कर लगाने में। ये कौन है, ये लड़की है, और ये कौन है, ये तो आप हो गए। आप तो जानते हैं किसके पीछे चक्कर लगा रहे हैं आप। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा परिक्रमण काल। अब समझ में आया क्या होता है परिक्रमण काल, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद परिभाषा। पहले परिभाषा वाला आप नोट कर लीजिए, ये वाला, ये जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो मैंने पढ़ाया इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसको जब अपने आप अपने हैंड्स राइटिंग से लिखेंगे ना जल्दी तैयार हो जाएगा। तो ये परिक्रमण काल हो गया। मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, पहले पढ़ाया कच्छी चाल, उसके बाद पढ़ाया परिक्रमण काल, उसके पहले मैंने सारा डिवीजन करवा दिया था जो जो मैंने पढ़ाया था। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद एक छोटा टॉपिक और छूट रहा है, उसको भी पढ़ा देते हैं। उसके बाद क्या आता है तुम्हारा, पलायन वेग। अच्छा, पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग बोल सकते हो, या किसी ग्रह का, किसी उपग्रह का, किसी ग्रह का चक्कर लगाना, किस वेग, पलायन वेग किस वेग से चक्कर लगा रहा। ठीक, उसी बोलते हैं पलायन वेग। ये पलायन वेग चाल, परिक्रमण काल हो गया ये, तो हाँ परिक्रमण काल हो गया। ठीक, पलायन वेग। ठीक, पलायन वेग निकालना है आपको, तो कैसे, पहली बात तो ये बता दें पलायन वेग होता क्या है। पलायन वेग वह वेग होता है, कौन सा वेग होता है, किसी उपग्रह का वह न्यूनतम वेग जिससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए और अनंत दूरी तक चला जाए, फिर वह ना वापस कभी लौट करना है। मतलब कहने का ये होता है कि हमने मान लिया ये पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे फेंका ऊपर की ओर। ठीक, तो पलायन वेग वह वेग होता है कि जिस वेग से इसको हम फेंकेंगे तो वह वेग वह तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में ना आए, तो वह ऊपर चली जाए, वह कभी पृथ्वी पर लौट कर ना आए। पलायन वेग उसको बोलते हैं, समझ गए। अब पलायन वेग एक बार छोटा छोटा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक बॉल लीजिए, हमने एक बॉल ले लिया, मान लीजिए बॉल है, बॉल को जब ऐसे फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है वो नीचे आ जाती है। लेकिन अगर इस बॉल का वेग 11, इसको बता दूं यहाँ पे अलग से, अगर इस बॉल का वेग, क्या पढ़ा रहा हूं मैं, पलायन वेग, यही पढ़ा रहा हूं ना आपको, ये तो आप पलायन वेग पढ़ा रहा हूं। तो पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिससे, या जो मैंने ऐसे गेंद को ऐसे फेंका, तो वह वेग जिस वेग से या पेन या बॉल इस तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी। जितना तुम्हारा बल, जिस बल से तुम्हारे नीचे पृथ्वी को खींच रहा है, तो नीचे की तरफ ना खींचकर उसको वो पार कर जाए, तो उसको बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग मतलब कि वह पार कर जाए, वह कभी भी वापस लौट के ना आए। तो अगर इसको किस वेग से फेंका जाए, इसको अगर हम वी पलायन वेग को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, तो इसको अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, इतनी स्पीड से अगर बॉल को ऊपर में फेंक दूं, तो वह कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा और तुम्हारे गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगा। अगर इस वेग से हमने इस बॉल को या किसी गेंद को या फिर किसी भी वस्तु को अगर आप इस वेग से फेंक देंगे, तो वह कभी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी, वह तुम्हारे पृथ्वी को पार करके वह हमेशा तुम्हारे आकाश मंडल में जाकर वो घूमती रहेगी। ठीक, इस वेग से अगर आप फेंकेंगे तो इससे थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो
जाहिर सी बात है फिर वो नीचे गिर जाएगी। लेकिन अगर इससे वेग हो ऊपर हो जाएगा तो हमेशा वो ऊपर उड़ता ही चला जाएगा और वहीं पे घूमता रहेगा, चक्कर लगाता रहेगा पृथ्वी का, समझ गए। इस वेग से अगर किसी वस्तु को आपने फेंक दिया तो इसके लिए फार्मूला निकालना है कि पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है। आप पलायन, पहली बात तो ये बता दें, पलायन वेग की परिभाषा मैंने बता दी। पलायन वेग की परिभाषा वह होती है जैसे कोई ग्रह या किसी पिंड को अगर आप फेंकते हैं तो तुम्हारे गुरुत्व क्षेत्र को पार करके वह ऐसी वेग प्राप्त कर ले कि वह कभी पृथ्वी पर वापस ना आए और ऊपर पलायन करती रहे, उसको बोलते हैं पलायन वेग। ठीक, तो यही होता है तुम्हारा पलायन। इसके लिए तुम्हारा फार्मूला क्या होता है, जो अभी कच्छी वेग का फार्मूला क्या निकाला था, कच्छी चाल का। कच्छी चाल का मतलब ये होता है कोई चाल, कोई ग्रह सॉरी कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो वह जिस कक्षा में घूम रहा है, एक ही कक्षा में घूमता है, नियत चाल से एक ही कक्षा में घूमता रहेगा, उसी को बोलते हैं कच्छी चाल। उसके बाद मैंने क्या होता है पलायन वेग। पलायन वेग क्या बताया, पलायन वेग वह वेग होता है जिससे कोई भी किसी भी पिंड को अगर आप फेंकते हैं तो वह तुम्हारे गुरुत्व क्षेत्र को पार करके वह पलायन कर जाए, पृथ्वी पे निकल जाए, वो कभी वापस लौट कर ना आए, उसको बोलते हैं पलायन वेग। ठीक, तो ये होता है तुम्हारा पलायन। पलायन वेग का फार्मूला क्या होता है, √2gme/r²। पलायन वेग का अगर मान क्या होता है, अगर पलायन किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड अगर इतनी स्पीड से किसी भी वस्तु को आप ऊपर की ओर फेंक देंगे तो वह कभी वापस नहीं आएगी और तुम्हारी पृथ्वी कक्षा को, पृथ्वी की सतह को पार करके ऊपर निकल जाएगी और वहीं पर घूमती रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर मैं बता दूं पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग वह वेग होता है जैसे तुम्हारी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी पर आप यहाँ पर ऐसे ऐसे खड़े हैं, ठीक, ये खड़े हैं आप, और यहाँ से हम आपने एक बॉल ऐसे ऊपर को फेंकी, ठीक, तो जाहिर सी बात है वो बॉल हमेशा ऐसे नीचे आ जाती है। लेकिन अगर इस बॉल को आप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से, इतने किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर इस बॉल को आप ऊपर की ओर फेंक देंगे तो वह कभी भी वापस लौट के नहीं आएगी और तुम्हारे पृथ्वी के आकाश मंडल में जाकर के वहीं पर ये पलायन करने लगी, वहीं पर ये घूमने लगेगी और इसी वेग से ये पूरे वेग से वहीं पे घूमती रहेगी, समझ गए। तो पलायन वेग मैंने क्या बताया कि तुम्हारे गुरुत्व क्षेत्र को पार करके वायुमंडल में चली जाए तो कभी भी वो वापस लौट के ना आए, उसको बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग का मान कितना होता है 11.2 × 2 मीटर पर किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वह वस्तु या वह बॉल 11 किलोमीटर पहुंच जाए एक सेकंड में तो वह वस्तु कभी भी तुम्हारी पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी, वहीं पे घूमती रहेगी। तो ये होता है तुम्हारा पलायन वेग। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए फिर से। जो ये तुम्हारी पृथ्वी हो गई, यहाँ से आपने ये सेटेलाइट मान लो ऊपर की ओर करवाया तो आपने इसका वेग जो रखा होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतना वेग रखा होगा, तभी इस कक्षा में जाकर ये घूमने लगा है। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। कोई इसके मान होते हैं, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटल जी का मान क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻11। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है 5.97 × 10⁻24। उसके बाद 6.37 × 10⁻6 क्या होती है पृथ्वी की त्रिज्या होती है तुम्हारी। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए फट से। फिलहाल तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया, कुछ छूट नहीं रहा है हमारे हिसाब से, सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल इसके न्यूमेरिकल करवा दिया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर इसको नोट कर लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आराम से पढ़ाई करिए, तो कोई समस्या हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।